गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा सीरीज 18। बच्चों, इस वीडियो में हम आज क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, उसे हल करते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको सभी स्टेप्स, सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ सके और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए स्क्रीन पर, इसमें पूछा है अभिक्रिया की वेग का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आगे पूछा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से देख लीजिए। अब इसे हल करते हैं। हेडिंग बना लेंगे अभिक्रिया का वेग, वह दर जिस पर समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित होती है अभिक्रिया का वेग कहलाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे अभिक्रिया का वेग प्रति क्षण बदलता रहता है। यदि अल्प समय dt में अभिकारक की dx सांद्रता में परिवर्तन होता है तब अभिक्रिया का वेग बराबर dx अपॉन dt। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, उदाहरण। एग्जाम्पल है PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इस तरह से वियोजित होता है PCl3 प्लस Cl2 में। तो अभिक्रिया का वेग हो जाएगा बच्चों dx अपॉन dt बराबर K इंटू एक्टिव मास PCl5, जहाँ K एक नियतांक है जिसे अभिक्रिया का वेग नियतांक कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों अभिक्रिया का वेग हो जाता है। अब इसमें न्यूमेरिकल दिया है, उसे हल करते हैं। अब बच्चों इसी में आगे पूछा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। इस अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। प्रथम कोटि के वेग नियम से K बराबर 2.303 बटे T log बेस 10 इंटू A अपॉन A माइनस एक्स। ये होता है बच्चों प्रथम कोटि का वेग नियम, जहाँ के वेग नियतांक है, T अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, A अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रता और X है उत्पाद की सांद्रता। माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A बराबर 100, 20% अभिक्रिया पूर्ण होने पर, इसका मतलब है बच्चों अभिकारक का 20% उत्पाद बन चुका है। तो x बराबर हो जाएगा 20, x बराबर a बराबर 100 है तो x बराबर हो गया 20। ये दिया है बच्चों 10 मिनट, 10 मिनट में हो जा रही है अभिक्रिया कितने प्रतिशत, 20% पूर्ण। तो a 100 मान लिया है तो x हो गया 20। तो लिख देंगे प्रथम कोटि के वेग नियम से जाएगा बच्चों K बराबर, इस सूत्र में ही मान रख देंगे 2.303 बटे T की जगह कितना रखेंगे बच्चों 10 टू log बेस 10, A की जगह 100 ये रहा और X की जगह 20, 100 बटे 100 माइनस 20, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आंकिक मान है। इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 2.303 बटे 10 log बेस 10, ऊपर 100 रहेगा बच्चों, नीचे हो जाएगा 80। इसको काटेंगे 20 से, 20 चौके 100, 20 पंजे 2.303 बटे 10 log बेस 10 5 बटे 4। अब इसका log निकाल लेंगे तो आ जाएगा 2.303 बटे 10 log बेस 10 5 माइनस log बेस 10 4। चूंकि log m अपॉन n बराबर हो जाता है log m माइनस log n, ये सूत्र होता है log का। 2.303 बटे 10
log 5 का मान होता है हमेशा 0.699। तो लिख देंगे 0.699 माइनस log 4 का मान होता है log टेबल में 0.6020, 0.6020, 303/10 इंटू इतना आ जाएगा बच्चों, घटा के निकाल के इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब द्वितीय स्थिति में कह रहे हैं बच्चों 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगता है। 75% अभिक्रिया पूर्ण होने पर 75% अभिक्रिया जब पूर्ण होगी तो बच्चों हो जाएगा A बराबर 100, X बराबर हो जाएगा बच्चों 75, T पूछा है हमसे T डैश बराबर क्या, समय कितना लगेगा। फिर से प्रथम कोटि के वेग नियम से T का समीकरण है बच्चों K बराबर 2.303/T, इसी में रख देंगे, T की जगह क्या रख देंगे आपकी बात T डैश, क्योंकि हमने T डैश निकालना है, इंटू log बेस 10 क्या लिखेंगे 100/, x की जगह 75, यानी कि a की जगह 100 माइनस 75 रखेंगे मान, तो हो जाएगा 2.303/T डैश इंटू log बेस 10 100/25, 25 का भाग देंगे बच्चों 100 में, 25 चौके 100, 4 बार कट जाएगा तो आ जाएगा 2.303/T डैश इंटू log बेस 10 4। log 4 का मान इधर हमने बताया है 0.6020, 2.303/T डैश गुणा 0.6020। अब क्या करेंगे बच्चों, K का मान रख देंगे समीकरण 1 से, K की जगह क्या लिख देंगे, K बराबर आ रहा है, K की जगह ये मान रखे दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2.303। ये K का मान बच्चों वेग नियतांक का मान बदलता नहीं है, एक ही अभिक्रिया है, तो K की जगह रख देंगे ये वाला मान बटे 10 गुणा 0.097। अब इसको हल करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे आगे समीकरण 1 से K का मान रख दिया है बच्चों। अब क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, T डैश निकालना है तो T डैश को इधर ले आएंगे, T डैश बराबर ये 10 इधर गुणा में आ जाएगा 0.6020 गुणा 10/0.097, इसका भाग देंगे तो बच्चों ये आ जाएगा निकल कर 62.2425 भी हो सकता है, लगभग 3 भी आ सकता है, ठीक है, तो इससे ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। 62.24 मिनट, ये हो गया बच्चों आपका आंसर। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगेगा समय 62.24 मिनट। अब देखिए बच्चों 5 का ख आपकी स्क्रीन पर है, इसमें पूछा है एल्यूमिनियम के निष्कर्षण की विधि समझाइए, नामांकित चित्र सहित इसमें होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन आपके धातु निष्कर्षण वाले चैप्टर से है, जो कि पूरा का पूरा कोरोना पैंडेमिक के कारण आपके सिलेबस से हटाया गया है। आउट ऑफ सिलेबस होने के कारण बच्चों इसको हम छोड़ देते हैं। अब देखिए ग स्क्रीन पर है आपके, इसमें पूछा है उप सह संयोजन यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता का क्या कारण है। आगे पूछा है बच्चों इसी में एक उदाहरण देकर समझाइए। इसके बाद निम्न यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। 2 यौगिक दिए हैं बच्चों, देखिए पहला है NiCO का होल 4 और दूसरा है K3FeC2O4 का होल थ्राइस। क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से देख लीजिए। इसमें बच्चों जो प्रकाशिक समावयवता आपसे पूछी है, तो कोरोना पैंडेमिक के कारण आपके सिलेबस से जटिल यौगिकों की उप सहसंयोजक यौगिकों की समावयवता को हटा दिया गया है, इसलिए ये टॉपिक तो बच्चों आपके आउट ऑफ सिलेबस है, प्रकाशिक समावयवता। इसके बाद जो नीचे IUPAC नाम पूछे हैं बच्चों, ये आपके सिलेबस में हैं, इन्हें हम
बताते हैं। तो बच्चों देखिए, इनके IUPAC नाम आपसे पूछे हैं NiCO का होल 4। बच्चों इसमें ये CO पर कोई आवेश नहीं होता है। CO कार्बोनिल एक उदासीन लिगेंड है, इसलिए इस पर कोई आवेश नहीं है, उदासीन है, जटिल यौगिक, तो इसका नाम ऐसे ही लिखेंगे। लिगेंड है CO का नाम होता है कार्बोनिल। कितने हैं टोटल? 4, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनिल। कोई आवेश नहीं है इस पर, माइनस या प्लस, तो सिंपल नाम लिखेंगे निकिल। उसके बाद बच्चों इसकी ऑक्सीकरण संख्या ब्रैकेट में, चूंकि CO की ऑक्सीकरण संख्या होती है बच्चों 0, इसलिए 4 0 0, दूसरी तरफ जाकर भी 0 ही रहेगी, तो निकिल की ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है इसमें 0, तो लिख देंगे ब्रैकेट में 0। तो इसका IUPAC नाम हो गया टेट्रा कार्बोनाइल निकिल 0। दूसरे में देखिए, इसमें बच्चों जटिल आयन कैसा होगा, बाद में दे रखा है, बाहर ब्रैकेट के बाहर K3 यानी कि पोटेशियम है, क्षार धातु प्लस के रूप में रहती हैं, तो बच्चों 3K है तो 3K प्लस हो जाएगा, इसलिए इस पर हो जाएगा बच्चों माइनस। इस पर क्या आ जाएगा? 3 माइनस। तो जटिल आयन आपका ऋणायन है और ये धनायन है, तो धनायन का नाम पहले लिखते हैं, ऋणायन का नाम बाद में लिखते हैं, तो लिख देंगे पोटेशियम। उसके बाद जटिल आयन में भी बच्चों लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं, यह है लिगेंड ऑक्सीलेटो। कितने हैं? 3, तो लिख देंगे ट्राई ऑक्सीलेटो। के बाद आयरन, चूंकि जटिल आयन ऋणायन है इसलिए इसका लैटिन नाम फेरम, उसमें सफिक्स में ATE 8 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? फेरेट। उसके बाद ब्रैकेट में ऑक्सीकरण संख्या K3, K पर +1 होता है, 3 प्लस की 3 एकम 3, C2O4 पर -2 होते हैं, तो 3 दूनी 6, माइनस के 6 और प्लस के 3, बचेंगे माइनस के 3, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बन जाएगी Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 3rd बड़े रोमन अंकों में। तो इसका IUPAC नाम हो गया पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट 3rd। अब देखते हैं 5 का घ। देखिए आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा है साबुन क्या है, इसके बनाने की विधि को संक्षेप में लिखिए। आगे पूछा है साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते हैं। उसके बाद आगे पूछा है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। साबुन दैनिक जीवन में रसायन वाले चैप्टर से है, तो साबुन और डिटर्जेंट दोनों ही आपके सिलेबस में नहीं है कोरोना पैंडेमिक के कारण, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसे छोड़ेंगे। लेकिन प्रोटीन की प्राथमिक संरचना ये बच्चों आपके सिलेबस में है, तो इसे हम बताते हैं। तो देखिए हेडिंग बना लेंगे, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना एक रेखीय श्रृंखला होती है जिसमें विभिन्न एमिनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक एमिनो अम्ल में एक एमिनो समूह ब्रैकेट में लिख देंगे NH2 तथा एक कार्बोक्सिलिक समूह ब्रैकेट में लिख देंगे COOH समूह उपस्थित होता है। दो एमिनो अम्लों के एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूहों के बीच बनने वाले बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। देखिए H2N सिंगल बॉन्ड CH2 COOH प्लस HNH, उसके बाद CH2 COOH। इसका नाम है बच्चों ग्लाइसिन, इसका नाम है एलेनिन। यहाँ से OH ग्रुप निकल जाता है बच्चों, ये NH2 है, NH2 है, तो इनके बीच में इतना ग्रुप निकल जाता है और क्या बनता है देखिए, इसे हम नीचे लिख दे रहे हैं, आगे इसके आगे लिखना है आपको। तो ये बनता है H2N सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N H सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। यहाँ से H2O निकल गया माइनस H2O। देखिए CO है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया है,
और ये H इसके साथ बचा हुआ है तो इसको ऊपर को लिख दिया। इतने बंध को हम कहते हैं पेप्टाइड बंध। तो इसी तरह से पेप्टाइड बंध के द्वारा विभिन्न एमिनो अम्ल श्रृंखला के रूप में जुड़कर प्राथमिक संरचना बनाते हैं प्रोटीन की। तो इसके बाद आगे लिखना है बच्चों, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में प्रोटीन की श्रृंखला के प्रथम सिरे के एमिनो अम्ल के एमिनो समूह ब्रैकेट में लिख देंगे एन टर्मिनल से अंतिम एमिनो समूह के कार्बोक्सिलिक समूह ब्रैकेट में लिख देंगे सी टर्मिनल की ओर जोड़ते हैं। एमिनो का मतलब एन से दिखाया नाइट्रोजन और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो ग्रुप है उसका सी से सी टर्मिनल की ओर लिखते हैं। इनकी प्राथमिक संरचना में उसके एमिनो अम्ल जो श्रृंखला बनाते हैं वो इस तरह से होती है। मान लीजिए एमिनो अम्ल फर्स्ट है, या एमिनो अम्ल 2 है, या एमिनो अम्ल 3 है, या एमिनो अम्ल 4 है। इस तरह से श्रृंखला में सैकड़ों जुड़े होते हैं। तो देखिए पहले एमिनो अम्ल का COOH ग्रुप दूसरे एमिनो अम्ल के NH2 ग्रुप के साथ पेप्टाइड बंध बना रहा है। देखिए ये पेप्टाइड बंध है। इसी प्रकार दूसरे अम्ल का COH ग्रुप तीसरे अम्ल के NH2 के साथ पेप्टाइड बंध बना रहा है। इसी तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। यानी कि ये है बच्चों N टर्मिनल। आगे जो चेन बनी है प्राथमिक संरचना की, इसके प्रथम एमिनो अम्ल के NH2 ग्रुप यानी कि N टर्मिनल से लेकर ये जुड़ते जाते हैं अंतिम इस श्रृंखला के अंतिम एमिनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक सिरे की ओर यानी कि सी टर्मिनल की। यही बच्चों आपकी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है। प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना सबसे सिंपल संरचना होती है, सबसे सरल संरचना होती है। ये मुख्य रूप से जो सिंपल प्रोटीन्स होती हैं जैसे कि आपकी दाल आदि में होती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आशा करता हूँ कि ये सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, और यदि समझ नहीं आया है तो कमेंट करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।